पीडीबीआर में भी आज था, और भी बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड हो चुका है, प्रेजेंटेशन स्कूल में हो चुका है। 60 to 70% स्कूल्स में प्री बोर्ड नॉर्मल लेवल पे लिया जा रहा है, जैसे लास्ट ईयर तक प्री बोर्ड होते थे, या लास्ट ईयर तक इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आते थे दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें कोई केस स्टडी नहीं होती थी, कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, हॉट्स क्वेश्चंस नहीं होते थे, बट आपके प्री बोर्ड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, मतलब जो इस बार का एसक्यूपी का पैटर्न है, पैटर्न वही ऑब्वियसली क्वेश्चंस एसक्यूपी वाले नहीं होंगे, लेकिन जो एसक्यूपी का पैटर्न है उसी पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने प्री बोर्ड में। तो कोई भी शॉक मत हो जाना कि सर ये केस स्टडीज कहाँ से आ गई, सर ये क्वेश्चन कैसे है। मैंने आपको बहुत पहले एसक्यूपी बोला था करने के लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कल के पेपर में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो एसक्यूपी का पैटर्न देख लो। सबसे अच्छी चीज क्या होती है एसक्यूपी का, आपके पास पैटर्न के साथ साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल होती है। यस, मेरे ख्याल से सबके पास मार्किंग स्कीम भी होगी एसक्यूपी की, ठीक है ना। तो आप उसमें आंसर भी चेक कर सकते हो। किसी को भी एसक्यूबी का किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या मेथड नहीं समझ आ रहा, तो वो अभी आज पूछ सकते हो आप, जब तक मैं बाकी डाउट्स बता रहा हूँ। अगर आपको एसक्यूबी में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो डाउट भी आप अभी ले सकते हो। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाउट से। जो पहला डाउट था, वन सेकेंड, फर्स्ट डाउट, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। मैनेज फ्लोटिंग नॉर्मली एग्जाम में पूरा प्रोसीजर नहीं आता, एक डेफिनेशन के बेसिस पे आता है। देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड लास्ट वन इज मैनेज फ्लोटिंग। In the fixed exchange rate system, exchange rate is determined by the government. In flexible exchange rate system, जो हमारा टॉपिक ऑर्बिटेड है इस बार का, flexible exchange rate system में exchange is determined by the market forces of demand and supply. मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम, क्या सिस्टम है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, बट गवर्नमेंट और आरबीआई कैन इंटरवेन व्हेन द एक्सचेंज रेट फ्लोट्स। अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा वेरिएट होना शुरू हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट और आरबीआई इस एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करती हैं उसे मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। तो मैनेज फ्लोटिंग वो एक्टिविटी है जो आरबीआई एक्सचेंज रेट को बैलेंस पे लेके आने के लिए करेगी। ड्यूरिंग एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन देखो क्या होगा, मैनेज फ्लोटिंग exchange rate. So managed floating exchange rate is determined by the market forces. Market forces इसे determine करते हैं। Let's say $1 की वैल्यू 75 रुपीस डिसाइड हुई। अब गवर्नमेंट और आरबीआई कहते हैं कि अगर ये 75 से 75.25 हो जाती है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर रिड्यूस हो जाती है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस बैलेंस में रहनी चाहिए, इस रेंज में रहनी चाहिए। अगर इंडियन करेंसी ज्यादा वीक हो गई, लेट्स से डॉलर 80 रुपीज का हो गया, इसको एप्रिसिएशन बोलोगे या डेप्रिसिएशन बोलोगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे सर। इस डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में आरबीआई और गवर्नमेंट चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट वापस 75 पे आ जाए, वापस 75 पे आ जाए। यस बेटा, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सेल फॉरेन करेंसी रिजर्व, आरबीआई अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व सोल्ड करना स्टार्ट कर देगा। जब फॉरेन करेंसी रिजर्व मार्केट में सोल्ड होगा, मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने से दोबारा से करेंसी एप्रिशिएट होकर 75 पे आ जाएगी। और इन केस करेंसी एप्रिशिएट हो गई, अब एप्रिशिएट को दोबारा से डेप्रिशिएट करने का एक सिंपल सा तरीका है, आरबीआई परचेज करेगा फॉरेन करेंसी का रिजर्व, इससे फॉरेन करेंसी की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और दोबारा से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आरबीआई परचेज फॉरेन करेंसी रिजर्व। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के केस में आरबीआई फॉरेन करेंसी को सेल करता है और एप्रिसिएशन के केस में परचेज करता है। सिर्फ अगर आपको इतना भी पता है तो इनफ है, वैसे तो डेफिनेशन ये है कि डेफिनेशन से ऊपर कुछ नहीं आता इसमें। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेज फ्लोटिंग के बाद। नेहा आपको पता चल गया चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस का? यस सर। नेक्स्ट आता है गुलीना आपका क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें हेजिंग और ट्रांसफर फंक्शन दोनों आ जाएंगे। मतलब गुलीना आपका और इशिता आप दोनों का एक साथ ही डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तीन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या गुलीना? गुलीना बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या?
जहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड, जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर परचेज्ड एंड सोल्ड। रेट डिसाइड नहीं होता, जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना हो तो क्या गुलीना, हमारी परचेजिंग पावर कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंडियन करेंसी है, आप उस इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या यूएस में जाके आपकी परचेजिंग पावर है कुछ? नो। तो सबसे पहला फंक्शन है बेटा इसका ट्रांसफर फंक्शन। ये आपकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता है दूसरी कंट्री के अंदर। क्लियर है? सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेट्स से अगर आपको बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो कमोडिटी को परचेज करने के लिए अगर आपके पास मनी नहीं भी है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके आपको एक क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हो। लास्ट होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या है बच्चे? हेजिंग फंक्शन और फॉरवर्ड मार्केट एक ही बात है। हेजिंग फंक्शन का मतलब है कि लेट से अगर आप अभी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, आपको कोई कमोडिटी परचेज करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन वो परचेज करनी है आफ्टर 2 इयर्स, या उसको परचेज करने में 2 साल लग जाएंगे। आप ऑर्डर अभी दोगे, 2 साल बाद आपके पास आएगी, लेकिन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट आप आज के लिए बुक करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 18 दिसंबर, 17 है 18 है सर 18th है। 18 है, तो लेट से आज डॉलर की वैल्यू है ₹70 और आपने ट्रांजैक्शन की है, और वो ट्रांजैक्शन का जो प्रोडक्ट है आपको मिलेगा 2022 में, 2 साल बाद। अब मे भी उस टाइम पे डॉलर 90 का हो जाए या 50 का हो जाए। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप आज ये रेट को बुक करा लोगे। इसको बोलेंगे हेजिंग फंक्शन और फॉरवर्ड मार्केट। ओके सर। देखिए बुलीना क्लियर है बेटा? यस सर। पैराडॉक्स अभी मैं लिखवाता हूं लास्ट में। सौमिल क्या क्वेश्चन है तेरा? गोल्ड रेट का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या? सौमिल क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है इसमें गोल्ड रेट का भी तो कुछ होता है ना, इससे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिसाइड होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम जब हम डिसाइड करते थे तो गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते थे। ठीक है, ये सिस्टम पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता। तनीषा लास्ट ईयर एसक्यूबी का क्वेश्चन है ये जो आपने मुझे अभी सेंड किया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट ईयर एसक्यूबी। एसक्यूबी जरूर करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पहले पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट देख लेते हैं, उसके बाद तनीषा मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, और इस करंट ईयर का एसक्यूबी जरूर देख लेना, उसमें से एक्सर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस जो हैं, और पैराग्राफ फॉर्म दे रखा है आपको कुछ, उसके बेसिस पे आपको अनसीन पैसेज के टाइप में कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख के चलना अपना। क्लियर है? लिखो बेटा, हेडिंग लिखो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पहले मैं मीनिंग समझा देता हूं आपको, बुक में पेज नंबर बता दूंगा, एक बार रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। पहले हेडिंग डाल लो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक सिचुएशन है जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की पूरी समरी को डिस्क्राइब करती है। मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आप उसका आंसर दोगे, देन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में आएंगे। एक्चुअली पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट चैप्टर नंबर 8 का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लेट्स से अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इस सिचुएशन में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी या डिफ्लेशन आएगी? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन कब आएगी इकोनॉमी के अंदर? अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो। अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगी। और अगर डिफ्लेशन नहीं भी आती और इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट का सरप्लस चल रहा है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए बेटा? प्रोड्यूसर इस केस में प्रोडक्शन को फॉल करेगा या राइज करेगा? प्रोडक्शन को फॉल कर देगा। अब इसी को हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बेसिकली क्या कहता है कि इकोनॉमी के अंदर जब मार्केट में कभी भी डिमांड फॉल हो जाती है सप्लाई से, मतलब मार्केट में सरप्लस बढ़ जाता है, तो इकोनॉमी में एमपीएस राइज करना स्टार्ट कर देता है। एमपीएस राइज करने का मतलब क्या है? इकोनॉमी में सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेविंग जो बढ़ रही है बेटा, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करनी बंद कर देगा, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करना कम कर रहा है, जिससे इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई सेविंग को देख के प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को फॉल करना स्टार्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी फॉल करना स्टार्ट कर देगा।
होगा ना बेटा? जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होगा। और ये सिचुएशन इकोनॉमी को और वर्स्ट सिचुएशन में लेके चली जाती है। दैट मींस अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन पीरियड आ गया, डिफ्लेशन आ गई, तो डिफ्लेशन का रीजन क्या है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है। तो हमें रियल में सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें क्या लगता है कि अगर डिफ्लेशन है तो प्रोडक्शन कम कर दो, उससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। क्या ये कोई सॉल्यूशन है या इससे सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी? यस बेटा, अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर दे जिससे एम्प्लॉयमेंट और फॉल होना स्टार्ट हो जाए, ये सही सिचुएशन है, ये सही मेथड है डिफ्लेशन से, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का या रिसेशन को कंट्रोल करने का, या इससे और ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है और वर्स्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या? इकोनॉमी में सेविंग नहीं करनी है। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन भी है तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, फर्म फैक्टर सर्विसेज यूज करेगी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, और उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम राइज करना स्टार्ट करती है, और जब हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम राइज करेगी वो दोबारा से डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। जब वो डिमांड करेंगे दोबारा डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब रिसेशन के टाइम पे कभी भी प्रोडक्शन को फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन फॉल होती है, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाती है, जिससे इकोनॉमी और वर्स्ट सिचुएशन में चली जाती है। क्लियर है? तो एक बार मैं बुक में आपको बता देता हूं ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट आपको कहां पर मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लो बेटा। चैप्टर नंबर 8 के लास्ट में देखो एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा। किसी को मिल गया तो पेज नंबर बताओ। 8.35। 8.35 यस सर, न्यू बुक का है। न्यू बुक का है ना, तो पुरानी बुक में भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ढूंढ लो, बस मिल जाएगा। 8.33 है पुरानी बुक में। देखिए बेटा, आपको एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी जो कि किसने लिखी थी? केन्स ने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू केन्स, व्हेन पीपल स्टार्ट सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट in response of growing concern about a recession, they actually make recession worse। मतलब जब इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए तो सेविंग मत करो, एमपीएस को मत इंक्रीज करो, आप कंजम्पशन ज्यादा करो, खर्चा ज्यादा करो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि अगर आप सेविंग करोगे उससे प्रोडक्शन फॉल होगी, प्रोडक्शन फॉल होने से एम्प्लॉयमेंट फॉल होगी, जिससे रिसेशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? फर्स्ट लाइन। यस। Yes sir। Rise in MPS means a fall in MPC, and when MPC fall, aggregate consumption expenditure in the economy fall. It leads to rise in the inventory level of producer. To clear the unwanted increase in inventory, firms would plan to reduce the production, और जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो फैक्टर सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट इनकम फॉल करेगी। इनकम फॉल होने से फिर से सेविंग फॉल करना स्टार्ट कर देगी, और इसी को हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो एक साइकिल है ये जो इकोनॉमी में चलती है। अगर हम रिसेशन की तरफ देखते हैं तो रिसेशन इकोनॉमी को और वर्स्ट सिचुएशन में ले जाता है, इसलिए रिसेशन से डरना नहीं चाहिए। बेसिकली ये स्टेप ये है। तो रिसेशन के टाइम पे हमें सेविंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कंजम्पशन करनी चाहिए। जितनी ज्यादा कंजम्पशन करोगे उतना बेटर रहेगा। डन? सर एक आईडी का क्वेश्चन था, नेम द कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम फॉर वुमेन इम्प्लीमेंटेड इन केरला। ठीक है, बता रहा हूँ। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? एक बार तनीषा का क्वेश्चन ले ले, फिर मैं आपको ये केरला वाला आंसर भी दे देता हूँ। डन एवरीवन? करें नेक्स्ट। अच्छा, मैं क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, एसक्यूबी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII remained net seller in the Indian capital market over the last few weeks. The Economic Times की उधर की न्यूज है, state and discuss the likely effect of the given statement on foreign exchange rate with the reference to Indian economy। लास्ट ईयर का एसक्यूबी आप ओपन कर सकते हो, गूगल पे जाके आप एसक्यूबी डालोगे वहां पे आपको मिल जाएगा।
चैप्टर 11 में ये क्वेश्चन है। चैप्टर 11 में आ गया होगा, न्यू बुक में होगा। यस सर। ठीक है, जिनके पास बुक है एक बार बुक ओपन कर लो, जिनके पास बुक नहीं है न्यू बुक एक बार चेक करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो बेटर है। क्वेश्चन एक बार ओपन कर लो बेटा। मिल गया सबको क्वेश्चन? यस और नो, मिला सबको क्वेश्चन या व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूं एक बार? मिल गया सर। मिल गया सर। पढ़ो एक बार, रीड करो और बताओ क्या हो सकता है। करिए बेटा नेक्स्ट। यस, क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन का मतलब है समझ में आया। क्वेश्चन का मीनिंग ही तो समझना है, मेन तो वही है। किस किस को समझ आ गया क्वेश्चन का मीनिंग, ये बताओ, तभी मैंने आपको बोला एक बार रीड करने के लिए। अच्छा, FII का मतलब क्या, पहले ये बताओ, सब कुछ छोड़ा। व्हाट इज FII? व्हाट इज FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर की कंट्री के पर्सन हैं और इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेनर्स जब इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से किसी फॉरेनर ने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, डिवेंचर परचेज कर लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, उनको हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कंपनीज भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिमेन नेट सेलर। नेट सेलर मतलब वो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर रहे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं कर रहे, हमारे शेयर डिवेंचर परचेज नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट में सोल्ड कर रहे हैं। मतलब वो इंडिया के अंदर फॉरेन कर। अच्छा, सिंपल सा पॉइंट, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेनर्स इंडिया की कैपिटल मार्केट में से शेयर डिवेंचर परचेज करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा इंडिया में? परचेज करना स्टार्ट कर दें, सॉरी सोल्ड करना स्टार्ट कर दें, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई फॉल करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अगर वो परचेज करते तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती, अब वो परचेज नहीं कर रहे तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई फॉल करेगी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई फॉल करने से इट माइट बी टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड मार्केट में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी, और जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार इसकी मार्किंग स्कीम पे निकाल लो और मार्किंग स्कीम को भी रीड कर लो। गूगल पे इजीली आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी। गूगल पे जाओ, इसकी मार्किंग स्कीम निकालो। और इस बार का SQP जरूर पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। मे बी बोर्ड का पेपर उस पैटर्न पे ना आए, लेकिन अगर CBSE ने वो SQP दिया है, मेन पता चलेगा जब गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम होगा कि उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल में किस टाइप का एग्जाम आया, क्योंकि वो CBSE के थ्रू ही आता है। डन एवरीवन? पढ़ लिया सबने सॉल्यूशन? यस सर। समझ आ गया पूरा? यस सर। यस सर। तनीषा, क्लियर है ना आपको? यस सर। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। हाँ जी, आप बताओ क्या क्वेश्चन था?
Yes, sir. बताओ बेटा। इशिता आपका क्वेश्चन था ना एक? Yes, sir. वो मॉक टेस्ट में था, एक मिनट खोल के बताते हैं दोबारा से। बेटा बाकी कोई बच्चे क्वेश्चन लिख भी लेना जब ये क्वेश्चन बोलेगी। पोवर्टी का क्वेश्चन था आई थिंक सो आपका इशिता। Yes, sir. मिल गया। Name the community-based poverty reduction program for women implemented in Kerala. ठीक है, केरला के अंदर पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया था। पोवर्टी को खत्म करने के लिए केरला में ये स्टार्ट किया गया, मेघालय में भी ये स्टार्ट किया गया और इसका नाम था कुदुमश्री। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला भी था मैं आपको कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन अभी प्री बोर्ड के लिए इतने ज्यादा 1 मार्क क्वेश्चन मत करो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, अगर मॉक पेपर में आया हुआ है तो इस टाइप के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो नेम इज कुदुमश्री, KUDUMBASHREE। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको करने हैं। अभी के लिए थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। मैं आपको इसके बाद जैसे ये प्री बोर्ड खत्म होंगे उसके बाद एनसीईआरटी की करना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सारे पता चल जाएंगे आपको। कुदुमश्री, आंसर इज कुदुमश्री, ठीक है शिला? Okay, sir. ओके। अक्षित बच्चे, 2 टाइप की सेविंग होती है, एक होता है एक्सेंटेड सेविंग होती है, एक होती है एक्सपोज्ड। वैसे तो एग्जाम में ये नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है प्लान्ड सेविंग, कि हमने कितना प्लान किया कि कितनी सेविंग होगी। और एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग आपने कितनी की है, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट वर्ड भी लिखा आ सकता है। Sir, एक क्वेश्चन और है कि an economy is operating at underemployment level of income. What is meant by the given statement? Discuss one fiscal measure and one monetary measure to tackle the situation. ये भी एसक्यूबी, लास्ट ईयर का एसक्यूबी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 70। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ, बाकी बच्चे भी एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। एसक्यूबी ओपन सर आपने मॉक टेस्ट में दिया था क्वेश्चन 12। एसक्यूबी का क्वेश्चन है, मॉक पेपर में दिया था लेकिन एसक्यूबी का ही क्वेश्चन है। एक बार एसक्यूबी ओपन करो फिर से, लास्ट ईयर का एसक्यूबी ओपन करो, सैंपल क्वेश्चन पेपर। यस बेटा, तो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, मैंने भी ओपन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है लास्ट ईयर के एसक्यूबी का। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज मेंट बाय द गिवन स्टेटमेंट? इट इज अ डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है अगर इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो। यस और नो? यस सर। तो आपको एक फिस्कल पॉलिसी बतानी है, मॉनेटरी पॉलिसी बतानी है, उसको कैसे ठीक करें। तो फिस्कल में आप लिख सकते हो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिडक्शन इन टैक्सेस। मॉनेटरी में कुछ भी लिख दो, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, ये सब। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। सर इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला, इसमें ये नहीं देखना कि मतलब क्योंकि ये फिस्कल वाली पॉलिसीज तो हमने तब पढ़ी थी ना जब फुल एम्प्लॉयमेंट। नंबर 9 में फुल, जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे तो काम कर रही होती है। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, देखो ये इकोनॉमी का ASAD, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। जब इकोनॉमी में डिमांड फॉल कर जाती है, ये न्यू AD1, तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 आया। ये कौन सा लेवल है इशिता? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी यहाँ ऑपरेट कर रही है ना, अब इस सिचुएशन से आपको यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये डिफ्लेशनरी गैप है, ये आपका गैप, ठीक है। यस सर। यस, एक बार इस बार का एसक्यूबी ओपन करेंगे सब। करंट ईयर का एसक्यूबी ओपन करो। कर लिया बेटा सबने ओपन? ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार मैं आगे ओपन कर दूं। यस बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर
सबसे पहले देखेंगे वन सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 रीड करेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 20। यस बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 20? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A एंड रीजन R। व्हाट इज assertion? assertion होता क्या है? फैक्ट। assertion मींस फैक्ट, मतलब जो ये assertion स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, मतलब ऐसा है, रियलिटी है, और उसका नीचे रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट पढ़ें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार का एसक्यूबी देख के बच्चा बहुत डर रहा है, लेकिन बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एसक्यूबी को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, नॉर्मली क्या होता था, एसक्यूबी आता था 3 पेजेस 4 पेजेस, इस बार 7 पेजेस का आया हुआ है। मेन चीज क्या है, ये assertion क्वेश्चन दे दिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, और आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, लेकिन है ये सारे इजी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड है, कुछ बाहर से नहीं। जैसे assertion का मतलब सबको समझ आ गया बेटा, फैक्ट मतलब जो रियलिटी है, जैसे कि इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, पता है हमें यही था। और ये जो assertion और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे सिलेबस बेस्ड ही होंगे, बाहर से नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। तो आपके एग्जाम में भी मैंने ये assertion और रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको पता चले, और ऑब्वियसली एसक्यूबी वाला नहीं होगा, कोई भी अलग सा क्वेश्चन मैंने दिया है assertion एंड रीजन वाले। ठीक है, तो assertion में है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। सही बात है या नहीं है? पढ़ा था या हमने नहीं पढ़ा था? ठीक है, ये फैक्ट, मतलब स्टेटमेंट है तो ठीक है, assertion हमेशा ठीक होता है। ठीक है, रीजन, restrictive policy of commodity production tariffs trade pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। अच्छा, अगर आप ऑल्टरनेटिव्स पढ़ोगे, ऑप्शन कौन सा सही है? बोथ assertion and reason are true। यस, दोनों चीजें सही है। एंड रीजन, जो आर जिसको हम बोल रहे हैं रीजन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। Second option, both assertion and reason are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A। assertion A is true, but reason R is false। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि reason भी ठीक है, assertion भी ठीक है। assertion A is false, assertion भी ठीक है, reason मतलब C और D तो आंसर है ही नहीं। अब मुझे बताओ, A आंसर होगा या B होगा? बी लग B. देख लो ध्यान से, आंसर A है या B है? मतलब आपके हिसाब से जो रीजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा। क्या एक्सपोर्टर, हम एक्सपोर्टर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने सही रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा रखी थी और सारा कंट्रोल उनके हाथ में था? आंसर इज ए, बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion A। समझ आया? और पार्ट पढ़ो एक बार, और पार्ट का आंसर बताएंगे, और पार्ट का आंसर बताओ। पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक सैंपल पेपर बुक परचेज कर लो। अभी अरिहंत की अभी पेपर खत्म होने के बाद अरिहंत की एक बुक परचेज कर लेना, उसके सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। Read the following statement, assertion A and reason R. Choose one of the correct alternative given below. The major policy initiatives, that is land reforms and green revolution, helped India to become self-sufficient in food grain production। ये इससे बेटा ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है assertion में। No, sir. ठीक है, the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected। क्या रीजन का assertion से कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो अब केस आंसर क्या हो गया आपका? बी, बोथ assertion and reason are true, दोनों चीजें सही है।
लेकिन जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्लियर है? यस सर। Yes, समझ sir. किस टाइप के क्वेश्चन है ये? मेरी समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कोई भी सैंपल पेपर बुक अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अरिहंत, और अरिहंत को जनवरी के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना प्री बोर्ड खत्म होने के बाद। उसके बाद एक बुक और बताऊंगा, 2 सैंपल पेपर्स की बुक आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? तो अरिहंत तो सब परचेज कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपका सिलेबस ओवर होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अभी प्री बोर्ड में नहीं दे रहा मैं, जैसे आपके प्री बोर्ड खत्म होंगे मैं उसकी कुछ रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, उससे आप देख लोगे। जो आपके प्री बोर्ड खत्म होती है, जस्ट प्री बोर्ड खत्म होती है, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको दूंगा, तो 2-3 दिन का जो ऑफ होगा उसमें एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा, उसमें डाउट्स ले लेना। फिर आपके 2 चैप्टर्स रह जाएंगे बस, क्योंकि इंफ्रा हम कर चुके हैं, एनवायरमेंट वो भी छोटा सा चैप्टर, और इंडिया पाकिस्तान चाइना, तो एक वीक के अंदर वो दोनों चैप्टर कंप्लीट होंगे, देन सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? और इस बार अगर एग्जाम ऑब्वियसली थोड़ा लेट होने के चांस भी हो सकता है, 10 to 15 डेज ऊपर चले जाएं, और इको का पेपर थोड़ा लेट ही होगा। नॉर्मली भी इको का पेपर थोड़ा लास्ट में आता है, तो अगर पेपर स्टार्टिंग में होंगे तो पहले पेपर होते हैं आपके फाइन आर्ट्स, फिजिकल, ये जो नॉर्मल पेपर्स होंगे, उसके बाद ही ये मेन कोर सब्जेक्ट्स के आपके नंबर आते हैं। तो उससे पहले पहले हम 2-3 सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये Yes. जो एसक्यूबी का पैटर्न देखना है बस आपको, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि एसक्यूबी का पैटर्न, ऑब्वियसली एसक्यूबी में से क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन एसक्यूबी का पैटर्न जरूर होगा आपके प्री बोर्ड का पेपर, ठीक है? कोई डाउट बेटा और? नो सर। ठीक है, तो अब जिसको जो डाउट है वो डाउट ले सकता है, बाकी बच्चे मीटिंग लीव करके अपना स्टडी करो। कोई भी डाउट होता है कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, जैसे भी अपने डाउट्स लेना चाहते हो। सर एचसीएफ में वो था एक लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, वो समझा दो दोबारा बोलो। सर। एचसीएफ की ह्यूमन लिमिटेशंस कैपिटल फॉर्मेशन की बच्चे ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है? इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब जैसे चाइना का अगर आप एग्जांपल लो, चाइना में पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन उनकी मैन पावर प्लानिंग है कि अगर कोई पर्सन एक एम्प्लॉयमेंट की एज में आता है, लेबर फोर्स बनता है, तो उसे किस एरिया में वर्क देना है, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसी प्लानिंग इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है।